हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट में हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था, इसमें जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर भी समाप्ति की ओर है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं पढ़ने हैं आपको, सबसे पहला है कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, और टाइप्स ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट गेटवे कौन कौन से हैं, ठीक है। और पेमेंट गेटवे यूज़ करने के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं। साथ ही साथ अगला जो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, थ्रेड्स एंड प्रोटेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या ई कॉमर्स में क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, साथ ही इसके हम सुरक्षा उपाय क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में कौन कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, और इनके सुरक्षा उपायों के लिए हम क्या क्या सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, पेमेंट गेटवे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले पेमेंट का मतलब क्या होता है, भुगतान करना, ठीक है। और गेटवे मतलब गेटवे, जैसे कि नाम से स्पष्ट है गेटवे, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है गेटवे। गेटवे का मतलब होता है प्रवेश द्वार, यानी कि एंट्री द्वार। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे से मतलब यह है, मैं आपको भी डायग्राम से भी इसको क्लियर करूँगा, साथ ही साथ इसकी पूरी प्रोसेस को आपको मैं क्लियर करूँगा। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पेमेंट गेटवे मतलब इस पेमेंट करने का एक प्रवेश द्वार, यानी कि पहले इसको थ्योरी देख लेते हैं। पेमेंट गेटवे वह टेक्नोलॉजी या सर्विस है जिसके द्वारा पैसे को ऑनलाइन भेजा या प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेमेंट गेटवे ग्राहक तथा व्यापारी, यानी कि कस्टमर तथा मर्चेंट के बीच पैसे को ऑनलाइन भेजने व प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सर्विस है, या आप इसे किसी बिजनेस के लिए डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट को कलेक्ट करने का एक माध्यम कह सकते हैं। यानी कि सपोज जब कोई कस्टमर किसी मर्चेंट से कोई प्रोडक्ट को बाई करता है, तो उसे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि पेमेंट गेटवे क्या है, एक माध्यम है पेमेंट को ऑनलाइन सबमिट करने में या एक पेमेंट को ऑनलाइन कलेक्ट करने में, ठीक है। जैसे अगर सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से या स्नैपडील से मैंने ऑर्डर किया या परचेज किया, अगर उसका हमें पेमेंट करना है तो सबसे पहले हमें पेमेंट गेटवे से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूँ कि पेमेंट मतलब जो आपका आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से या स्नैपडील से जो परचेजिंग करेंगे, अब कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे, लास्ट में जब परचेजिंग करेंगे, उसका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो जब पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो जो फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा वो जो होगा वो पेमेंट गेटवे का ही होगा, ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं। देखिए, मैंने स्नैपडील से मैंने कुछ सामान परचेज किया हुआ है 235 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 235 रुपये का मैंने सामान परचेज किया। अब इसका हमें पेमेंट करना है, तो ये जो इंटरफेस खुल के आया है, ये जो पूरा इंटरफेस खुल के आया है, ये पेमेंट गेटवे का इंटरफेस है। यानी कि इसमें जो आपका पेमेंट गेटवे यूज हो रहा है वो पे यू, यानी कि आपका जो पेमेंट गेटवे यूज हो रहा है वो पे यू, यानी कि डिफरेंट टाइप पेमेंट गेटवे हैं। अब ये आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पेमेंट गेटवे है, यानी कि कस्टमर और मर्चेंट के बीच में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, या कह सकते हैं कि पैसे को कलेक्ट करने का क्या है, एक माध्यम है। अगर हम कस्टमर और मर्चेंट के बीच में अगर पैसा की लेन देन हो रही है, पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम पेमेंट गेटवे से होकर गुजरते हैं। यही मैं डायग्राम में दिखाया हूँ कि मैंने एक सामान, सपोज मैंने स्नैपडील से एक सामान को परचेज किया, ठीक।
अब इसका पेमेंट हमें स्नैपडील को करना है, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट मैंने पेमेंट के लिए ऑप्शन क्लिक किया, तो जो फर्स्ट इंटरफेस खुल के आया है हमारा वो इस तरीके का, यानी कि पेयू का है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड पूछ रहा है कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, या डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, या बैंक के थ्रू करना चाहते हैं, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं। आप कौन सा माध्यम यूज कर रहे हैं इस पेमेंट को कंप्लीट करने में या इस पेमेंट को सबमिट करने में, ठीक है। ये आपका जो है वो पेमेंट गेटवे का फर्स्ट इंटरफेस है। अब आगे हम देखते हैं, आगे मैंने वही थ्योरी लिखी हुई है कि जब कभी भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पेमेंट वॉलेट का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में वह ट्रांजैक्शन पेमेंट गेटवे के द्वारा ही संभव होती है। मतलब कि अगर हम पेमेंट करना है तो हमें पेमेंट गेटवे के इंटरफेस से होकर ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब वही एग्जाम्पल जो मैंने बताया है अभी पीछे, वही एग्जाम्पल है कि चलिए इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट से फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से हमने एक शर्ट खरीदनी है, ठीक है। ऐसे में हमने ई कॉमर्स वेबसाइट में काफ़ी कुछ देखने के बाद अपनी पसंद के अनुसार एक शर्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद हमें पेमेंट करना है। अब लास्ट में अब पेमेंट से संबंधित वही जो पेज खुल के आया था अभी मैंने जो दिखाया है उसमें आपको पूछा है कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से, या किस मतलब आप किससे रिलेटेड पेमेंट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको जानकारी पेमेंट गेटवे को एक तरीके से सबमिट करनी पड़ेगी। एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, या आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, ये सारी जानकारी आपको फिल करनी होगी। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद पेमेंट गेटवे क्या करता है, पेमेंट गेटवे से पेमेंट क्या होती है, हमारा जो अमाउंट होता है वो मर्चेंट के अकाउंट तक सिक्योरली क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। अभी मैं आगे एक वही सेम डायग्राम मैंने लेके एकदम आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। सपोज यहाँ पे कोई कस्टमर है। अब कस्टमर क्या करता है, किसी ई कॉमर्स यानी कि किसी कॉमर्स साइट से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहा है, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहा है तो अब वो क्या करेगा, ई कॉमर्स साइट पे जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद उस साइट पे वो अपनी इच्छानुसार चीज़ों को पसंद करेगा, ठीक है। उसके बाद पसंद करने के बाद वो क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करेगा। अब ऑनलाइन पेमेंट करने में हमारा क्या है, पहला जो इंटरफेस यूज होगा वो क्या होगा, पेमेंट गेटवे का होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनक्रिप्टिंग एंड फॉरवर्डिंग, यहाँ पे यानी कि हमारा जो यहाँ से ई कॉमर्स साइट से पेमेंट गेटवे का बीच जो है वो हमारा जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड है। मीन्स हमने जो डेटा को, यानी कि जो भी कार्ड नंबर या जो भी हमने डिटेल्स को फिल की हुई है वो इनक्रिप्टेड है। मीन्स कि कह सकते हैं कि हायर इनक्रिप्टेड वन SSL, यानी कि सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा क्या है वो इनक्रिप्टेड है, यानी कि कोई भी पर्सन उसे रीड आसानी से रीड नहीं कर सकता है। अब पेमेंट गेटवे से सारी डिटेल को फिलअप करने के बाद वो क्या होता है, पेमेंट प्रोसेसर को, यानी कि ट्रांजैक्शन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होता है, पेमेंट प्रोसेसर क्या करता है, वो बैंक को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। अब बैंक जो होता है आपके कार्ड से रिलेटेड, अब आपके कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी को वेरीफाई करता है कि क्या आपके अकाउंट से ये पेमेंट होनी संभव है या नहीं, यानी कि ऑथराइजेशन देता है बैंक कि क्या आप ये पेमेंट को कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, ऑथराइजेशन मिलती है, वेरीफाई होता है, तब जाके फाइनली जो होता है मर्चेंट के अकाउंट में पैसा सिक्योरली क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये हुआ पेमेंट गेटवे के बारे में मैंने बात की। ये आपका पेमेंट गेटवे का काम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है और मैंने आपका पेमेंट गेटवे का इंटरफेस भी दिखाया कि किस तरीके से पेमेंट गेटवे में हम डिटेल को फिल करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वही सारी चीज़ें मैंने जो बताई वही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक, जो अभी मैंने इस डायग्राम में बताया हुआ है, ठीक। अब बहुत सारी
कंपनियां हैं, बहुत सारी पेमेंट गेटवे कंपनियां हैं, हमारी इंडिया में भी हैं, कुछ बाहर की भी कंपनियां हैं। तो कौन कौन सी पेमेंट गेटवे कंपनी है उसके बारे में देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखिए, भारत में सबसे बेहतरीन पेमेंट गेटवे जो कंपनी है वो सीसी एवेन्यू है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं कि सीसी एवेन्यू क्या है। सीसी एवेन्यू 2001 में लॉन्च हुआ था और यह भारत का सबसे पुराना और बेहतरीन पेमेंट गेटवे बन चुका है। ये क्या है, सीसी एवेन्यू क्या है, एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। सीसी एवेन्यू हर तरह के बैंकों को पैसा भेज सकता है और ले सकता है, यानी कि इसका यूज करके हम हर तरह के पैसे को, हर तरह के बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक से पैसे को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, वह भी किसी परेशानी के, यानी किसी भी प्रॉब्लम को फेस किए हुए बिना, ठीक है। आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपका जो स्नैपडील है, वो ट्रांजेक्शन के लिए सीसी एवेन्यू का ही यूज करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप स्नैपडील का यूज कर रहे हैं, स्नैपडील का यूज करके आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या उसका ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो जो आपका पेमेंट गेटवे वहाँ पे यूज हो रहा है वो आपका सीसी एवेन्यू यूज हो रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला आपका है पेपल, ठीक है। पेपल आज के समय में पेपल एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसके पास 200+ मिलियन से अधिक कस्टमर हैं, ठीक है। पेपल एक बहुत ही मशहूर कंपनियों में से एक है। पेपल पेमेंट गेटवे सर्विस से हम आसानी से पेमेंट भेज सकते हैं और ले सकते हैं। यह पूरी दुनिया में उपयोग होने वाली कंपनी, यानी कि एक तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पे आपका यूज़ होता है, जिसका यूज करके हम किसी भी पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं, भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, स्लाइड को नेक्स्ट करते हैं। अगला जो है पेमेंट गेटवे है वो इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे, ठीक है। ये क्या है, इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे जो अगला पेमेंट गेटवे है, इसका रोल क्या है। इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे भी एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो कि ऑनलाइन पैसा भेजने और लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इंस्टामोजो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस क्या होती है, फ्री होती है, या ट्रांजैक्शन फ़ीस क्या है, फ्री है। जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं, सपोज कुछ भी पेमेंट करते हैं, जैसे कोई भी फाइनेंशियल या कोई लोन से रिलेटेड अपने बैंक से अगर कोई पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एक प्री डिफाइंड या कह सकते हैं कि निर्धारित ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है जिसे हमें क्या करना होता है, पे करना होता है, ठीक है। तो अगला है इसमें, इससे हम आसानी से पैसा भेज सकते हैं और ले सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इंस्टामोजो भारत की कंपनी है और यह अभी यह इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। अगला जो आपका पेमेंट गेटवे है वो आपका है पेटीएम, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक तरीके से प्रमोट भी किया हुआ है डिजिटल इंडिया से लेके। अब पेटीएम का क्या रोल है। पेटीएम गेटवे पेमेंट गेटवे हर रोज़ इस्तेमाल होने वाली कंपनी बन चुकी है और इस कंपनी का यूज़र का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पेटीएम पेमेंट गेटवे से हम अधिक मात्रा में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और पेमेंट भेज सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे ही जैसे पेटीएम पेमेंट गेटवे लॉन्च हुआ उसी दिन में पेटीएम पेमेंट गेटवे के 1 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर बन गए, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की यह आज कितनी मशहूर पेमेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये आपका पेटीएम क्या है, इंडिया की पेमेंट गेटवे कंपनी है जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था। अगला जो पेमेंट गेटवे कंपनी है पेयू, अभी जो मैंने आपको दिखाया है कि जो स्नैपमिंट पे मैंने पेमेंट किया है वो जो प्लेटफॉर्म यूज करती है आपका, वो जो प्लेटफॉर्म आपका यूज करती है वो पेयू पेमेंट गेटवे का यूज करती है, ठीक है। तो पेयू क्या है, पेयू मनी भी एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जो ऑनलाइन पैसा भेजने और लेने के लिए मदद करती है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बुक माई शो, गोबीबो और स्नैपडील, ट्रैवल यारी, ठीक है, स्नैपमिंट आदि बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेयू मनी का यूज करती हैं। पेयू मनी भी बाकी कंपनियों की तरह बहुत ही सिक्योर है और सुरक्षित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम या इंटरनेट पेमेंट सिस्टम करने के हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेज को देखते हैं। ठीक है, एडवांटेज, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के यूज करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला आपका जो एडवांटेज है, फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड, यानी इसमें क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में हमारे जो ट्रांजैक्शन स्पीड होती है फास्ट होती है। मींस कह सकते हैं कि हम सेकेंड या मिनटों में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैसे को, किसी भी अमाउंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का मतलब अगर फास्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमारा वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस कैन थेफ्ट। सपोज करिए कि अगर आप कोई भी पेमेंट आपको करना है तो आप अगर मनी को कैरी कर रहे हैं या आप पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो एक तरीके से हमें ऑनलाइन पेमेंट करने में क्या होता है, रिस्क क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। लॉसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। मीन्स हमें क्या होता है कि कैश मनी को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आसानी होती है, या कह सकते हैं कि मतलब इसमें रिस्क और लॉस जो होती है रिड्यूस होती है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, अगला जो सिस्टम है, अगला जो इसका एडवांटेज है वो है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब इसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं या इसको यूज करना आसान होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो इसमें एडवांटेज है इंक्रीज सेल। ठीक है, इंक्रीज सेल मीन्स क्या, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है ये मतलब कि सेल को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो पॉइंट है इसमें रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ प्रिंटेड करेंसी। ठीक है, मीन्स कि हमें मतलब करेंसी का यूज, प्रिंटेड करेंसी का यूज को कम करता है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है प्रिंटेड करेंसी के यूजेस को कम करता है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद मोर ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि हम जो लेन देन करते हैं, जो भी चीज़ें मतलब करते हैं, उसका हमारे पास एक स्टेटमेंट हो जाता है कि मस्ट बी रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड हो जाता है कि हमने क्या लेन देन किया हुआ है। ठीक है, फास्ट एंड सिक्योर, सीधी सी बात है कि फास्ट एंड सिक्योर भी है। ठीक है, अगला जो लास्ट पॉइंट है इसके एडवांटेज में ट्रैकिंग इंडिविजुअल स्पेंडिंग पैटर्न। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में आप अपनी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, अपने पर्सनल हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। आपने कितना पैसे को डेबिट किया हुआ, कितने पैसे को क्रेडिट किया, यानी कि कितना आपने जमा किया हुआ, कितना आपने निकाला हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में ट्रैक हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे जो है इसके डिसएडवांटेज की, यानी कि डिमेरिट्स या कह सकते हैं दोष या हानि के बारे में। ठीक है, तो अगला जिसका जो डिसएडवांटेज है वो है पहला रिस्क ऑफ हैकिंग। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में कस्टमर को ये डर रहता है कि हमारा अकाउंट कहीं हैक ना हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ पासवर्ड थ्रेट्स, पासवर्ड चोरी ना हो जाए या पासवर्ड कोई चुरा ना ले या उसका मिसयूज ना कर दे जिससे फाइनेंशियली हमें लॉस हो। ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड। ठीक है, यानी कि फ्रॉड होने का डर रहता है अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, अपने अकाउंट से रिलेटेड या अपने पासवर्ड से रिलेटेड। उसके बाद फियर एंड फेथ। ठीक है, एक डर सा बना रहता है कि हमें कहीं यूज अगर हम इसको कर रहे हैं तो कहीं हमें फाइनेंशियली लॉस ना हो। ठीक है, लो कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, मतलब कि फिर भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का कस्टमर के मन में एक तरीके से लो मतलब एक्सेप्ट करने की भावना होती है। ठीक है, लेस एक्यूरेसी मतलब
इसमें हम 100% तो नहीं कह सकते हैं कि लोग यूज ही करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक होता है कि एक्यूरेट या एक्यूरेसी नहीं होती इसको यूज करने की, ठीक है। नीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस, नीड ऑफ इंटरनेट एक्सेस का मतलब है कि इसका यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए और साथ ही साथ हमें हमारे पास इंटरनेट एक्सेस भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये है इसके एडवांटेज, आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलिए बात करते हैं थ्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो थ्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो थ्रेड्स का मतलब क्या होता है? थ्रेड्स का मतलब खतरा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम करने से हमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं या हम किन किन खतरों को फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विस यूजिंग इंटरनेट एंड ट्रांसफर मनी टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इंटरनेट का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं और मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं थ्रेड्स के बारे में कि कौन कौन से थ्रेड्स ई कॉमर्स में हो सकते हैं। देखिए, थ्रेड्स इन ई कॉमर्स कैन बी, ठीक है, जिसमें पहला आपका है एक्सीडेंटल, ठीक है। पहला आपका जो थ्रेड्स है वो क्या है? एक्सीडेंटल। मैंने एक डायग्राम यहाँ लिया हुआ है, इसको आप लोग ज़रूर देखें और इसको समझें। इस डायग्राम में सपोज कोई कस्टमर है और यहाँ पे कोई मर्चेंट है। अब कोई कस्टमर क्या कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहा है तो उसका पेमेंट अब उसको मर्चेंट को पे करना होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका कस्टमर कहीं ना कहीं बैंक से जुड़ा हुआ है और आपका मर्चेंट भी कहीं ना कहीं बैंक से जुड़ा हुआ है और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या हो रहा है, मनी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपका जो पहला थ्रेड्स है एक्सीडेंटल में होता क्या है कि सपोज हम पेमेंट कर रहे हैं तो इंटेंशनली होता क्या है कि हमारा सर्वर डाउन हो जाता है या सर्वर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें होता क्या है कि जब सर्वर डाउन होता है तो इसमें जो अटैकर होता है, अटैकर क्या करता है, हमारे नेटवर्क पे क्या करता है, अटैक करता है या हमारे बैंक से रिलेटेड जानकारी या हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जानकारियों को क्या करता है, एक्सेस कर लेता है और हमें फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाता है या हमारा जो अमाउंट ऑफ पेमेंट होती है उसको एक्सेस कर लेता है और एक तरीके से उसको चुरा लेता है, ठीक है। एक्सीडेंटल का मतलब ये होता है कि सर्वर डाउन से रिलेटेड दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरा है पर्पजफुल। पर्पजफुल में होता क्या है कि जो हैकर होते हैं या जो इंट्रूडर होते हैं, मनी को एक्सेस करने के लिए अपने पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, नेटवर्क को एक तरीके से बाधित करते हैं, ठीक। अगला है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर क्या होती है? सपोज हम कस्टमर हैं, अब कोई पेमेंट मर्चेंट को भेज रहे हैं, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, नेटवर्क स्लो है, हमने क्या किया, उस प्रोसेस को कैंसिल कर दिया या रिफ्रेश कर दिया। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो हमें जो है फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। ये जो हमारा जो अमाउंट ऑफ डेटा है या अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो क्या हो सकता है, उसकी हमें लॉसेस भुगतनी पड़ सकती है। तो वही मैं इस डायग्राम में दिखाया हूँ, ठीक है। अब आगे हैं और भी थ्रेड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इट इज़ अ वे ऑफ बाइंग फॉर गुड्स एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टीड ऑफ यूजिंग कैश और चेक। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक ऐसा वे है जिसमें हम किसी भी सामान और सर्विस को खरीदने के लिए कैश और चेक का यूज किए बिना इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद
आपका अगला जो है ई कैश, इसमें भी थ्रेड्स होते हैं। ई कैश क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ई कैश इज़ अ पेपरलेस कैश सिस्टम विच फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड। इट इज़ अ स्टोर इन कंप्यूटर और मोबाइल इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर वैलेट। एग्जाम्पल में आपका गूगल है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है। कह रहा है कि ई कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश या डिजिटल कैश भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक पेपरलेस कैश सिस्टम है जो क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पेमेंट को करने के लिए। और यह एक क्या है, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर वैलेट के रूप में हमें क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे हमारा क्या है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, ठीक है। ये सब आपका ई कैश या डिजिटल कैश में आते हैं, मैं पिछली भी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या किस तरीके से पेमेंट होता है, सपोज यहाँ पे कोई कस्टमर है और यहाँ पे मर्चेंट है। अब कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, उसको ख़रीद रहा है, तो उसको पेमेंट करना, उसका एक तरीके से पेमेंट करना कंपलसरी है। अब वो पेमेंट करेगा तो पेमेंट करने के लिए क्या करेगा, उसको कॉइन के रूप में विड्रा करेगा, अपने पैसे को बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि उसको भेजने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे आप फ़ोनपे या पेटीएम या जो भी इसका ई कैश का माध्यम होगा आप उसको यूज करेंगे। और मर्चेंट को क्या करेंगे, जो वैलिड कॉइन्स होगी, आप जो उसकी डिमांड होगी या उससे रिलेटेड जो भी होगा आप उसको सेंड करेंगे, ठीक है। अगला है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड क्या है, थ्रेड्स। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड थ्रेड्स क्या हैं उसको देखते हैं। जिसमें देखिए आपका स्कीमिंग है, अनवांटेड प्रेजेंस है, फिशिंग है, स्पैम ईमेल है, डीओडी अटैक्स है और मालवेयर है। ये सारे आपके थ्रेड्स हैं जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंतर्गत आते हैं, या कह सकते हैं कि ये सारे जो थ्रेड्स हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टील करने, उसको नुकसान पहुंचाने या उसको एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है आपका स्कीमिंग, ठीक है। स्कीमिंग में होता क्या है, सबसे पहला आपका स्कीमिंग, देखिए स्कीमिंग होता क्या है कि आप सपोज कहीं गए, आप पैसा को निकालने के लिए अपने एटीएम कार्ड से, तो होता क्या कि एटीएम कार्ड रीडर जो होता है, एटीएम के कार्ड रीडर स्लॉट में डेटा स्कीमिंग डिवाइस को लगा दी जाती है। जो स्कैमर्स होते हैं वो करते क्या हैं कि एटीएम के कार्ड रीडर यानी कि जो कार्ड को रीड करता है या जो कार्ड का जो स्लॉट होता है रीड करने वाला, वहाँ क्या होता है, डेटा स्कैमिंग डिवाइस लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे जो डेटा से, हमारे जो कार्ड से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, कॉपी हो जाता है। और कॉपी होने के बाद क्या करते हैं, जो स्कैमर होते हैं वो करते क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि मशीन के पास क्या करते हैं, कैमरा लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, लगाने के बाद क्या होता है, आपका पासवर्ड भी वो देख लेते हैं या चोरी कर लेते हैं। अब आपके जो कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कार्ड नंबर है या सीवीवी नंबर है, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं और आपके पासवर्ड को स्टोलन करने के बाद, चोरी करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अनवांटेड प्रेजेंस, ये भी क्या है, थ्रेड्स का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद फिशिंग क्या होती है, फिशिंग या विशिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो फिशिंग होता है, फिशिंग स्पैम मेल के जरिए, ठीक है, स्पैम मेल होता है जो मतलब अनचाहा मेल जिसको हम कह सकते हैं। स्पैम मेल के जरिए जानकारी को चुराने की कोशिश की जाती है, जिसमें सब कुछ ओरिजिनल जैसा दिखता है, यानी कि किसी कंपनी से आए हुए प्रतीत होते हैं। यानी कोई कंपनी ने हमें भेजा, सपोज फ्लिपकार्ट का इसी जस्ट इक्वेलेंट उसका नाम भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि फिशिंग करने की कोशिश मोबाइल या स्मार्टफोन के जरिए की जाती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें अकाउंट नंबर, पासवर्ड या पिन नंबर एक तरीके से स्पैम मेल के जरिए मांगा जाता है, ठीक है। अब स्पैम मेल क्या होता है, स्पैम मेल का मतलब होता है कि अनचाहा मेल, यानी कि जिसका मतलब एक तरीके से हमें कोई वो नहीं है, अनचाहा मेल कंपनी हमें भेज रही है, या कुछ ऐसा मेल जो हमें लुभावने
सपने दे के या इस तरीके से कि आप कोई ऑफ़र दे के कि आप इतने आपकी लॉटरी लग गई है या आप इस फॉर्म को फिलअप करें जिससे आपके फ़ोनपे वॉलेट में या गूगल पे वॉलेट में आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। तो ये भी क्या है, आपका ईमेल पे कुछ इस तरीके के स्पैम या इस तरीके के मैसेज डाले जाते हैं जहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल से रिलेटेड जानकारी, डेबिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी को फिल करने के लिए बोला जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियली नुकसान हो जाता है। ये भी एक तरीके से थ्रेट्स का एग्जाम्पल है। ठीक, आपका डीओडी क्या है? डीओडी अटैक्स इसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, या एक क्या है, साइबर अटैक है। आपका जो डीओडी अटैक है ये एक साइबर अटैक का ही एक क्या है, एक प्रकार है जिसका मकसद किसी ऑनलाइन सर्वर, यानी कि किसी बैंक का भी सर्वर हो सकता है, यानी कि कोई भी सर्वर हो सकता है, जिसका मकसद क्या होता है, किसी ऑनलाइन सर्वर, एप्लीकेशन, वेबसाइट या सर्विस को बाधित कर देना। यानी कि आप कोई बैंक का सर्वर हो गया, कोई भी सर्वर हो गया या कोई एप्लीकेशन वेबसाइट हो गई, उसकी सर्विस को बाधित कर देना ताकि यूजर उस वेबसाइट की सर्विस को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, एक्सेस ना कर सके। किसी भी ऑनलाइन सर्विस, वेबसाइट या सर्विस की एक प्रोसेसिंग स्पीड और यूजर हैंडलिंग स्पीड होती है, और यदि उस सीमा को लगातार क्रॉस किया जाए तो एक समय के बाद वह वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस स्लो या क्रैश हो जाती है, यानी काम करना बंद हो जाती है। कह सकते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं या जो सर्वर हैं जहाँ से हम किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं, वो क्या होता है, उसको बाधित किया जाता है या उसको स्लो किया जाता है, जिससे कोई कस्टमर या यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। अगर सर्वर स्लो है या हम कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो अटैकर होते हैं या जो हैकर होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो हमने जो डेटा भेजा है उस साइट पे या वो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजी है हमने ई कॉमर्स साइट पे, उसको ये एक्सेस करने का काम करते हैं। ठीक है, आपका जो डीओडी यानी कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक है, इसी पॉइंट को अटैकर टारगेट करते हैं और जिस वेबसाइट या सर्विस को डाउन करना या क्रैश करना है उस पर लगातार बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार नेटवर्क रिसोर्स, ठीक है, अलग अलग, मतलब उसको एक तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए टारगेट करते हैं या उस नेटवर्क को क्रैश करने के लिए टारगेट करते हैं। ठीक है, अब अगला जो है आपका वो है मालवेयर। अब ये मालवेयर क्या होता है इसको देख लेते हैं। आपका जो मालवेयर होता है, मालवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर वायरस है। ठीक है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर वायरस है जो एटीएम के कंप्यूटर सिस्टम या बैंक सर्वर, ठीक है, जो एटीएम यानी कि जो एटीएम के कंप्यूटर सिस्टम या बैंक सर्वर को नुकसान पहुंचाता है, और हमारा जो कार्ड होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें जो गोपनीय इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ धोखाधड़ी होती है या धोखाधड़ी करने की साजिश की जाती है, कोशिश की जाती है और उन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या हैं, थ्रेड्स हैं। तो इसको आप अपने नोट्स में अपने से भी, अगर आप समझ गए होंगे, जिसको आप अपने से भी लिख सकते हैं। स्कीमिंग क्या है, अनवांटेड प्रेजेंस क्या है, फिशिंग क्या है, स्पैम ईमेल क्या है, डीओडी अटैक्स क्या है, मालवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हमने बात किया कि थ्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि इसको सुरक्षित करने या पेमेंट सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हमारे पास क्या क्या सुरक्षा उपाय होने चाहिए, या इन थ्रेड्स को दूर करने के लिए हमारे पास क्या क्या सुरक्षा उपाय होना चाहिए, उसको देखते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका है इनक्रिप्शन। ठीक है, आप पिछली क्लासेस में भी डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपने इनक्रिप्शन के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप वहां से एक बार फिर से इस टॉपिक को रिकवर करें और इस टॉपिक को फिर से पढ़ें। हालांकि मैंने यहाँ भी नोट्स में चीज़ों को बताया हुआ है। ठीक है, इसमें जो माध्यम है प्रोटेक्शन का वो है आपका इनक्रिप्शन है, और दूसरा आपका जो माध्यम है मेक श्योर योर पेमेंट गेटवे इज सिक्योर। हमें यह निश्चित करना होगा कि हम जो पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं। आपका जो तीसरा प्रोटेक्शन है वो सिक्योर योर वेबसाइट विथ एन SSL सर्टिफिकेट, यानी कि
सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। और चौथा जो आपका प्रोडक्शन है यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और आपका जो पांचवा जो प्रोडक्शन है इम्प्लीमेंट फायरवॉल। तो ये सारे क्या हैं हमारे प्रोडक्शन हैं ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम के लिए या थ्रेड्स को दूर करने के लिए। तो चलिए इन प्रोडक्शन को वन बाय वन देखते हैं। देखिए इसमें पहला आपका है इनक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन में क्या होना चाहिए, प्रत्येक ई कॉमर्स साइट में इनक्रिप्शन के एक या एक से अधिक लेवल होने चाहिए। यानी कि हमारा जो ई कॉमर्स साइट है वो एक तरीके से इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, एक या एक से अधिक लेवल, या कह सकते हैं मोर सिक्योर होना चाहिए, या हायर लेवल इनक्रिप्शन होना चाहिए उस पर। ठीक है, जब हमारे ई कॉमर्स सर्वर पर इनक्रिप्शन इनेबल होता है तो यूजर डेटा को समान टेक्स्ट दे। तो यानी कि जब ई कॉमर्स सर्वर पर इनक्रिप्शन को हम इनेबल कर देते हैं तो यूज़र का जो डेटा होता है वो जो समान टेक्स्ट होता है, यानी कि यूज़र का जो डेटा होता है या नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसे केवल एक बार डिक्रिप्ट करने के बाद पढ़ा जा सकता है। यानी कि उसमें क्या होता है, एक की होती, जो मैंने आपको बताया है सिमेट्रिक की में पढ़ाया हुआ है, की होती है कि जिस की का यूज करके उसको इनक्रिप्ट किया गया है उसी की का यूज करके उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वही बताया कि जिसे केवल एक बार डिक्रिप्ट करने के बाद पढ़ा जा सकता है। उपयोग किए गए इनक्रिप्शन के स्तर के आधार पर बहुत कम लोग ठीक से इनक्रिप्ट डेटा को डिक्रिप्ट करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका हाई लेवल इनक्रिप्शन है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ना के बराबर उसको कोई पर्सन डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपका है कि मेक श्योर योर पेमेंट गेटवे सिक्योर। ये आप यह सुनिश्चित करें कि आप जो पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं वो मोर सिक्योर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा पेमेंट गेटवे सुरक्षित है, चूँकि पेमेंट हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मुख्य कंपोनेंट है। मतलब कि अगर आपने कोई सामान परचेज किया है, पसंद किया है, अब उसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कह सकते हैं कि ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम या ई कॉमर्स बिजनेस में जो पेमेंट है वो एक तरीके से मुख्य कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि अविश्वसनीय पेमेंट गेटवे का उपयोग करने से क्या होता है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड क्या होता है, एक तरीके से थ्रेड्स होते हैं, खतरे होते हैं। लेकिन अधिकांश जो ऑनलाइन स्टोर निर्माता हैं जिसमें पेपल है, स्ट्राइक है और अन्य बिजनेस पेमेंट गेटवे सहित दर्जनों लोकप्रिय पेमेंट गेटवे के साथ साथ इंटीग्रेट करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे सिक्योर, यानी कि दर्जनों ऐसे आपके पेमेंट गेटवे हैं जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, वो जो क्या है मोर इनक्रिप्टेड हैं, सिक्योर हैं। ठीक है, अगला आपका जो है वो है SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL सर्टिफिकेट का उपयोग करना एक ई कॉमर्स बिजनेस के रूप में स्वयं को सिक्योर करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यानी कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस को यूज कर रहे हैं तो अपनी साइट को सिक्योर करने के लिए आप SSL सर्टिफिकेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब ठीक से इसे स्थापित किया जाता है तो एक SSL सर्टिफिकेट उन सभी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर देता है जो यूज़र हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पर भेजते हैं। यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो भी यूज़र अपनी पर्सनल या गोपनीय जानकारी को भेजता है तो जो SSL सर्टिफिकेट होता है उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, और हैकर के लिए इस डेटा को चुराना या कोई अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, गूगल आमतौर पर SSL का उपयोग करने वाली साइट को बेहतर रैंक देता है। यानी कि उसकी रैंकिंग क्या होती है, बेहतर होती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी रैंक, जो क्या करते हैं SSL का यूज करते हैं। ठीक है, और यूजर SSL सर्टिफिकेट का उपयोग करने वाली साइट पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर जो साइट्स या जो भी वेबसाइट SSL इनबिल्ट होती हैं उस पर यूज़र क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। अगर यूज़र ट्रस्ट करेंगे तो हमारे जो वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होगी या जो डेटा होंगे तो वो क्या होगा, जो लीड जनरेशन होगी वो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी या एक तरीके से इंक्रीज होगा।
ठीक है। यहाँ पे आपका जो SSL है हमारे वेबसाइट के सेंसिटिव यूजर डेटा की सुरक्षा के अलावा क्या करता है, हमारे वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम कोई वेबसाइट पे कुछ किसी चीज़ को टाइप करते हो तो यहाँ पे लिखा होता है HTTPS, मीन्स आपका जो साइट है वो क्या है, SSL इनबिल्ट है या SSL इनेबल साइट है। ठीक है, आगे यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसके बारे में जानते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आवश्यक रूप से हमारी ई-कॉमर्स साइट को सुरक्षा नहीं करता है, यह हमारे कंप्यूटर और उन लोगों से सुरक्षा करेगा जो हमारी ई-कॉमर्स साइट्स के बैक एंड तक पहुंचेंगे, यानी कि हमारे ई-कॉमर्स साइट के बैक एंड तक पहुंचेंगे। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम और ई-कॉमर्स साइट्स को क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो बैक एंड पे पहुंचते हैं उनको क्या करता है, एक तरीके से ब्लॉक करता है। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें यह बताता है कि क्या कोई हैकर हमारे कंप्यूटर पर वायरस या मालवेयर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है या स्पैम ईमेल मिलते ही नोटिफाई करता है। मीन्स कि हमारा जो एक अच्छा एंटीवायरस या एक उन्नत किस्म का एंटीवायरस क्या होता है, हमें क्या बताता है कि कोई हैकर या कोई अटैकर, कोई इंट्रूडर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कोई वायरस या मालवेयर को भेजने या स्थापित करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक अच्छा एंटीवायरस स्पैम ईमेल को भी ब्लॉक करता है और उसको ब्लॉक करने के बाद उसको नोटिफाई करता है कि जो स्पैम ईमेल को ब्लॉक किया गया। ठीक है, अगला जो है वो इम्प्लीमेंट फायरवॉल के बारे में आप भली बात पढ़े भी होंगे, इसके बारे में जानते होंगे क्या है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आपका जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, मैंने पीछे पढ़ाया भी हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैंने नोट्स में दिया हुआ है कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फायरवॉल क्या है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी मापदंडों के आधार पर ट्रैफिक, यानी कि जो ट्रैफिक आती है हमारे प्राइवेट नेटवर्क में, जो ट्रैफिक होती है यानी कि जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक होती है उस पर उसकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। अब फायरवॉल पे लगाया हुआ जो बैरियर होता है या जो फायरवॉल होता है, हमारे सर्वर पे कौन सी ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक का एनालिसिस करता है कि कौन वैलिड यूज़र है या कौन से वैलिड ट्रैफिक है। ये सारी जांच करने के बाद वो क्या करता है, वो ये सब सारी चीज़ें जांच करने के बाद क्या करता है, ट्रैफिक को अपने से पास होने देता है। ठीक है, और अधिकांश जो फायरवॉल होते हैं ई कॉमर्स साइट से DoD, यानी अभी जो मैंने आपको बताया कि DoD डेनियल ऑफ सर्विस अटैक से भी क्या करता है, फायरवॉल हमें क्या करता है, बचाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कहीं से भी किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।